नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वेल्डिंग जो मशीन रिपेयरिंग का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था अपने चैनल पर, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेल्डिंग मशीन या मोस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन। तो मोस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन का ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिडिल बोर्ड के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया था कि ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे वर्क करता है, कहाँ कितना वोल्टेज जाता है, कितना सप्लाई जाता है, कितना आता है। ठीक है, इन सारे बातों पर चर्चा किया था। सेकंड वाले पार्ट में हमने चर्चा किया था पावर सेक्शन यानी कि जो लोअर कार्ड है, और इस वीडियो में पार्ट 3 वाले वीडियो में मैं मिडिल कार्ड के बारे में चर्चा करूंगा। जब तक आप सर्किट डायग्राम को नहीं समझेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को आप मरम्मत कर रहे हो और उसका यदि आपको सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करता है, कहाँ से कितना वोल्ट आता है, कैसे कहाँ क्या लगा होता है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप प्रॉपर ढंग से उसे रिपेयर नहीं करना सीखेंगे। ठीक है, इसलिए हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि उसका सर्किट डायग्राम कैसा है, कहाँ कितना वोल्टेज आता है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, सारे बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैं एक बात आपको सलाह देना चाहता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्य करें तो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स का पालन अवश्य करें। ठीक है, पहले सेफ्टी फिर कोई भी काम करें। इसलिए ये जितने भी सारे कंपोनेंट, अधिकतर कंपोनेंट इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कंपोनेंट लगे हैं। इसीलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिक वोल्टेज रेटिंग, अधिक करंट रेटिंग के कंपोनेंटों का इस्तेमाल किया जाता है, और अधिक पावर और अधिक वोल्टेज, अधिक करंट के लिए ये सारे उपकरणों का, ये सारे कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट है तो बहुत ही ध्यान से करें, बहुत ही सतर्कता पूर्वक करें, हड़बड़ी में ना करें। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको मैं बताऊंगा मिडिल बोर्ड के बारे में। तो मिडिल बोर्ड हमने, ये जो वेल्डिंग मशीन है ये रिपेयर होने के लिए आया हुआ था, लेकिन हमने इसे फिट कर दिया। उस समय वीडियो को शूट नहीं कर पाया जब मैं इसको पूरा एकदम खोल कर रखा था। ठीक है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा जब फॉल्ट फाइंडिंग करूंगा कि कौन सा फॉल्ट कैसे होता है, क्या होता है, ओसी फॉल्ट कब होता है, ऐसी सारे बातों को बताऊंगा, तब आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अभी जितना मैं आपको सारी बातों को बताऊंगा उससे आपका मिडिल बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा बहुत हद तक। ठीक है, मैं आशा करता हूं। यदि आपके मन में तब भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, कमेंट करें। उससे रिलेटेड मैं देखूंगा, वीडियो बनाना हो तो वीडियो बना दूंगा, और कुछ जवाब देना हो तो वो भी जरा देर हो सकता है कि, लेकिन मैं प्रॉपर ढंग से आपको बता दूंगा। अब देखिए, ये है मिडिल बोर्ड। ठीक है, मिडिल बोर्ड में ये जो डायोड, ये सब सारे डायोड है। ठीक है, और ये सारे सब मॉसफेट है, एक ही हीट सिंक में माउंट किया गया है। ये एसएमपीएस बोर्ड से आया हुआ मॉसफेट और मिडिल बोर्ड से आया हुआ डायोड। ठीक है, ये मिडिल बोर्ड है, ये एसएमपीएस बोर्ड है, या टॉप बोर्ड भी आप कह सकते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हमको जल्दी देना था मशीन को, इसीलिए मैं पूरा खोल उस समय नहीं आपको बता पाया। ठीक है, जरा देखें, लेकिन मैं बता दूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। देखिए, यहाँ एक टर्मिनल है, देख पा रहे होंगे ना आप, यहाँ 2 टर्मिनल है। यहाँ पर ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल, इसमें अर्क जो प्रोड्यूस होता है होल्डर में जाता है। ठीक है, और होल्डर में जाता है, और यहाँ एक देख रहे होंगे ये वायर जा रहा है मिडिल बोर्ड से टॉप बोर्ड में। ये क्या है, PWM सिग्नल जनरेट करने के लिए होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और एक सप्लाई कहाँ से आ रहा है या जा रहा है, एक सप्लाई मिडिल बोर्ड में जा रहा है। ये टॉप बोर्ड से, अपर ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड से मिडिल बोर्ड में ये जैक जा रहा है। ध्यान से देखें। ठीक है,
ये जा रहा है मिडिल बोर्ड में, मिडिल बोर्ड में ये जा रहा है। मिडिल बोर्ड में कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हमने मिडिल बोर्ड का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। उस दिन मैं हड़बड़ी में था, इसीलिए उस समय आपको नहीं दिखा पाया वीडियो शूट करके, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर्किट डायग्राम से ही सब मैं आपको समझा दूंगा जब आप इसको खोलेंगे। और यदि आपके मन में और कोई सवाल आए तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। तो देखिए ये जो हमने पिन दिखाया ना, ये ब्लैक पिन और ब्लैक और रेड, ये तीन सबसे पहले सीरियल में ये शॉर्टेज रहता है ऊपर, ठीक है। आगे मैं एसएमपीएस में बताऊंगा तो हो जाएगा। ये ब्लैक लीड्स होते हैं और 4 नंबर कोई लीड नहीं लगे होते हैं, और 5, 6 और 7, 5, 6, 7 में इस प्रकार से पीएफ लगा होता है, और ये एसएमपीएस बोर्ड में जाता है, ठीक है। ये रेड वायर है, रेड रेड लीड है। तो ये सब जो है ना, ये अधिकतर 400 वोल्ट का रहता है। ये सब पीएफ 475 वोल्ट का रहता है। ये सब मैं जो वैल्यू बता रहा हूँ इसको रिफरेंस मान ले, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सभी वेल्डिंग मशीन में 475 है, थोड़ा 19-20 होता है। वो जो मॉडिफिकेशन करता है, डिजाइनिंग करता है, तब पीएफ का वैल्यू, सारे कंपोनेंट का कोई कोई वैल्यू मैच करेगा। और अधिकतर इसी प्रकार से जो जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसके बारे में ही आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो जिस किसी वेल्डिंग मशीन को आप रिपेयर कर रहे हो, उस वेल्डिंग मशीन में ही देख ले कि कितने वैल्यू का लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए एक से सप्लाई, ये एक एक छोर जो एक देख रहे हैं, पा रहे होंगे आप, यहाँ 3 ट्रांसफार्मर है, 1, 2 और ये 3 ट्रांसफार्मर है। तो 3 ट्रांसफार्मर का एक एक सिरा नेगेटिव में गया है, यानी कि ब्लैक में, और एक गया है रेड में। आप देख पा रहे होंगे सर्किट डायग्राम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ जो लगा हुआ है हमारा, देखिएगा यहाँ देखिए 6 डायोड इधर लगे हैं और 6 डायोड इधर लगे हैं। तो हमने क्या किया, सर्किट की सिंप्लिसिटी करने के लिए, आपको समझाने के लिए, जो एक ट्रांसफार्मर का 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, तो 2 सेकेंडरी एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। कुछ डायोड इधर लगे हैं, कुछ डायोड इधर लगे हैं, जैसे 6 हमने दिखाया आपको प्रैक्टिकली, जो अभी बोर्ड में बताया आपको, ठीक है, उस प्रकार से। लेकिन हमने सर्किट की सिंप्लिसिटी के लिए एक ही तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग को कर लिया है, ताकि समझने में आसानी है। तो ये जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये आपको चॉपर ट्रांसफार्मर दिख रहे होंगे, ठीक है, ये वाले, ठीक है। ये सब जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ 3 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है, 3 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है जान लेते हैं हम लोग। फेरिट कोर ट्रांसफार्मर, फेरिट कोर ट्रांसफार्मर या चॉपर ट्रांसफार्मर भी आप कह सकते हैं। 3 लगा होता है। सेकेंडरी जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ इस प्रकार से डायोड लगे होते हैं। तो ये जो डायोड है, इसका इंटरनल हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं। ये सब डायोड का, ये एक डायोड है और ये एक डायोड है, मतलब पेयर जो है ना, ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, ये 2 डायोड है, मतलब 1, 2, 2, 4, ठीक है, 4, 4, 8 और 4, 12 डायोड लगे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6 डायोड इधर और 6 डायोड इधर, ठीक है, 12 डायोड लगाए गए हैं। अब एक डायोड, ये जो डायोड लगाए जाते हैं ना, सुपर हाई स्पीड स्विचिंग रेक्टिफायर डायोड होते हैं, ठीक है। हाई स्विचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इंटरनल डायग्राम कैसे होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, चेक करने में आपको सुविधा होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से डायोड प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कोई डायोड प्लेस्ड रहता है। ये 3 टर्मिनल आप देख पा रहे होंगे, 3 टर्मिनल, ठीक है।
जब भी मैं बताऊंगा बहुत स्पष्टता से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ये हो गया एक एनोड, दो एनोड रहता है इसमें, ये भी हो गया एनोड, और ये जो हो गया ये कॉमन कैथोड हो गया, कॉमन कैथोड। इस प्रकार से डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक डायोड मैक्सिमम 10 एम्पेयर का होता है, तो दो डायोड मिलाकर 10-20 एम्पेयर इसका कैपेसिटी होता है। और जो वैल्यू हमने देखा कि लगा होता है, ये वैल्यू लगा होता है D9202E का अधिकतर, ठीक है। ये जो आप रिपेयर कर रहे हैं उसे देख लें कौन सा लगाया गया है। आगे दिन प्रतिदिन चेंज होते जाते हैं, ठीक है, वो कंपनी पर भी निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ जो है ना, ये ट्रांसफार्मर का जितने भी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेकेंडरी वाइंडिंग में इस प्रकार से एक पीएफ और एक रजिस्टर लगा होता है, 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 ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक पीएफ रजिस्टर, एक पीएफ एक रजिस्टर। ये जो पीएफ अधिकतर लगाया जाता है ये 221 2 kV या 1 kV का लगाया जाता है ये पीएफ। और ये जो रजिस्टर है ये अधिकतर 22 ओम्स का लगाया जाता है, ठीक है। आप देख ले अपने सर्किट में कितने ओम्स का लगाया गया है। अधिकतर सर्किटों में हमने जहां तक रिपेयर कर रहा हूँ 22 ओम्स का ही हमने देखा। तो इसी प्रकार से 21 और 2 kV 1 kV का पीएफ लगा। ये पीएफ क्यों लगाया जाता है? ये पीएफ लगाया जाता है जो आपका बचा हुआ, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे, जो बचा हुआ करंट रह जाता है ना ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, तो वो भी जब वापस क्या करता है, वो डायोड में चला जाता है, ठीक है। डायोड में फिर रिवर्स वो करंट चला जाता है, तो चला जाने से क्या होता है कि डायोड डैमेज होने का खतरा है, ठीक है। और क्या होता है, जब हम लोग बार बार ऑन या ऑफ करते हैं तो कुछ करंट ट्रांसफार्मर में भी रह जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स है ना, इन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्सों में भी कुछ करंट रह जाता है। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग खराब होने की संभावना हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ सर्किट में क्या होता है कि पीएफ और रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए ये जो डायोड है ना, डायोड कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। इसका कनेक्शन जरा देख लें, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया, 3 टर्मिनल होते हैं, इस प्रकार से लगे होते हैं, 1 2 और 3, ठीक है, एक डायोड का। तो ये सब डायोड के जितने भी छोर इस प्रकार से यहाँ शॉर्टेज किया रहता है, ठीक है। और ये जो हमने एक वायर से दिखाया है ना, वहाँ एम्पेयर थोड़ा ज़्यादा रहता है, करंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए करंट वहाँ ज़्यादा रहता है, इसीलिए कॉपर थोड़ा मोटा हार्ड ड्रॉन कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कंडक्टर का, ताकि लोड हमारा ले सके। जहाँ अर्क प्रोड्यूस के लिए होल्डर में हम लोग लगाते हैं ना, वहाँ तक के लिए। अब देखिए ये जो डायोड का सभी इस प्रकार से जितने भी छोर हैं शॉर्टेज होके ये एक रेजिस्टेंस के, हाँ यहाँ से एक आता है नेगेटिव, ये जो नेगेटिव आता है ये होल्डर में जाता है। अब ये आप बताए, ये पॉजिटिव को यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है। अब आप बताए, आप सोच रहे होंगे कि ये जो नेगेटिव ले जाया जाता है कहाँ से, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये इस ट्रांसफार्मर का जितने भी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो सब टैपिंग निकाला रहता है, ठीक है। यहाँ सेंटर टैप निकाला रहता है ट्रांसफार्मरों का, वो सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड में सारे टैप को एक साथ शॉर्ट करके, और एक हमने यहाँ नेगेटिव निकाला शॉर्ट करके भी। और क्या होता है ना कि कंडक्टर डायरेक्ट हम यहाँ से होल्डर पे कंडक्टर ले गए नेगेटिव में, यहाँ से कंडक्टर, ताकि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी करंट क्षमता को बढ़ाया जाए, लोड लेने की क्षमता को बढ़ाया जाए, और कोई बात नहीं है। हमने यहाँ सर्किट में एक ही वायर से दिखा दिया, लेकिन वहाँ आपको मैं जैसा कि आपको अभी भी दिखाया कि इस प्रकार से कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, हार्ड ड्रॉन कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसको लोड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए।
अब देखिए ये एक चल गया नेगेटिव में होल्डर के, और ये एक जो डायोड के इन छोरों को शॉर्ट करके आप सर्किट में देख पा रहे होंगे। एनोड, डायोड के एनोड और कैथोड का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। अब देखिए ये शॉर्ट होके एक रेजिस्टर के थ्रू चल गया पॉजिटिव में, और ये जो सेंटर टैप जितने भी निकले थे ये चल गए नेगेटिव में। अब यहाँ एक रेजिस्टर लगाया गया है, ये बहुत कम ओम्स का रेजिस्टेंस, बहुत कम ओम्स का रेजिस्टर का उपयोग किया जाता है इसकी एम्पेयर के अनुसार, ठीक है। अलग अलग ओम्स का रेजिस्टर उपयोग किया जाता है, अलग अलग ओम्स का रजिस्टर उपयोग किया जाता है। मशीन की एम्पेयर 200 एम्पेयर, 250 एम्पेयर, उसके अनुसार से इसका चयन करते हैं कंपनी वाले, ठीक है। अब देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज आता है, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ वोल्टेज आता है। ये वोल्टेज को भेज दिया जाता है 3 वायर के द्वारा PWM सिग्नल जनरेट करने के लिए। ये जो 3 वायर आया है ना, जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, याद कीजिए। तो ये 3 वायर PWM सिग्नल जनरेट करने के लिए PWM सर्किट में आता है, वो मैं SMPS बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से बताऊंगा। अब देखिए यहाँ जो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आता है, तो जब आप फॉल्ट खोज रहे हो ना, तब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। जब आप सीरियली चेक करेंगे सारे बोर्ड को, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपको वोल्टेज मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलेगा, तो आपने यहाँ थ्योरी लगा दीजिए। आपने डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट को जब आप रीड कर रहे हो थ्योरी में, तो आपने एक रूल पढ़ा था V=IR, ठीक है। तो भी तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा, ये शंट रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा, इसमें बहने वाला करंट, यानी कि बात का मतलब हम यदि 200 एम्पेयर की करंट इनटू रजिस्टर का जितना वैल्यू है उससे हम यदि मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा। यही जाता है PWM सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा पाया। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट करें। हाँ, और एक बात, यहाँ मैं एक बात आपको बताने वाला था। यहाँ ना क्या होता है ना, 2 PF लगाया रहता है, 2 PF लगाया हुआ रहता है। 2 PF कितने वैल्यू का, 103 1 kV, 103 1 kV, ठीक है। ये PF ग्राउंड के साथ हो जाता है, ये इस प्रकार से। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 PF लगाया गया है, ये देखिए ब्लू ब्लू कलर का है ना, 2 PF। ये PF क्या करता है, 103/1 kV का, ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है। एक तो ये जो यहाँ जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है आर्क, ये तो एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब करता है, इसके सर्किट में तो डिस्टरबेंस पैदा करता है ना, वो अर्क तो एक डिस्टरबेंस अपना खुद है। तो उस अर्क की स्टेबिलिटी, मतलब बहुत हद तक स्टेबिलिटी नहीं करता है। यहाँ जो वोल्टेज है हमारा मिलता है ना, उस वोल्टेज को थोड़ा बहुत स्टेबल करने के लिए 103/1 kV का PF का इस्तेमाल किया जाता है। या ये क्या करता है कि जो हम लोग होल्डर बार बार ऑन या ऑफ करते हैं, तो क्या ये बैक जाने नहीं देता है। ये जो PF है ना, ये बैक वोल्टेज को नहीं जाने देता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में, ठीक है। ट्रांसफार्मर की या डायोड से जब जो सप्लाई पॉजिटिव आया है और जो नेगेटिव गया है, इसमें रिवर्स जाने नहीं देता है कुछ वोल्टेज, या यदि कुछ बचा हुआ रहता है तो ये यहीं न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये सबसे इसका उपयोग किया जाता है सेफ्टी के लिए। देखिए ये अर्थ यहाँ कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारा ये जो होल्डर वाला सेक्शन है ये सेफ रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और कुछ नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा इसी वेल्डिंग मशीन के, या मैं वेल्डिंग मशीन का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा तो रिपेयरिंग का, ताकि आपको सुविधा हो, क्योंकि इसके बाद यदि मैं दूसरा कोई वीडियो छोड़ता हूँ तो आपको दिक्कत होगी खोजने में, इसीलिए। और इसी प्रकार से सारे फॉल्टों को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, कैसे मॉसफेट चेक करें, कैसे डायोड चेक करें, सारे बातों को बताएंगे धीरे धीरे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, मेरे हाथ में तो कुछ करने का है नहीं, क्या करें बताइए, ठीक है। तो धन्यवाद।